राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, राइट? सो जो हमने जर्नल की लास्ट वीडियो करी थी उसमें हमने लास्ट में एक टॉपिक समझा था, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी आपकी जितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आता है उनके कंस्ट्रक्शन में या उनके इंस्टॉलेशंस में, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो मैंने आपको थोड़ा हिंट वगैरह देके समझाया था, हल्का सा। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा। अब हम उसी टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ओके, अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? आ जाओ फिर इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। Expenditure on the installation of machinery and on the construction of building। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं। आई होप कि वो तो आप सबको पता ही होगा कि फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जिनसे आगे जाके मतलब जो एक लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम के लिए हमारे साथ रहते हैं, ठीक है? जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आप स्कूल्स की बेंचेस पर बैठते हो, वो आपका फर्नीचर है ना। तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, ये तो है नहीं कि वो उसे हम हर साल चेंज करते हैं। वो एक लंबे समय के लिए तक हमारे साथ चलते रहते हैं, ठीक है? आप आज बैठे हो, कल आपके जूनियर्स बैठे होंगे वहाँ पर, ठीक है? और जब आप यहाँ पे आए थे नए नए, उससे पहले आपके सीनियर्स वहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से क्या होता है, सभी कोई ना कोई वहाँ पर हर क्लास आती है और वहाँ पे बैठती है। बीच में वो टूटते हैं बट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो हमारे साथ एक लंबे समय के लिए रहती हैं, जो हमें एक लंबे समय तक अपना यूज करने का अधिकार देती हैं, ठीक है? तो उन फिक्स्ड एसेट्स को हम कई बार इंस्टॉल कराते हैं। लाइक आपका फर्नीचर है, वो टूट गया, आप बेंच पे बैठे हो, ठीक है? आप क्या कर हो, ये आपके स्कूल का बेंच है, ठीक है? आप इस बेंच पे बैठे हो, मान लो ये जो बेंच है उसके ऊपर जहाँ पे आप कॉपीज वगैरह रखते हो वो टूट गया। यू विल गो टू योर टीचर, है ना? आप अपने टीचर के पास जाओगे, उनसे कहोगे कि मैम हमारा बेंच टूट गया है, उसे सही करा दीजिए, उसे चेंज करा दीजिए। तो जब टीचर उसको सही कराएगा तो क्या होगी, उसकी इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है? वो उसकी रिपेयर हो जाती है। अब रिपेयर और इंस्टॉलेशन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है कि जब हम एक एसेट को बहुत टाइम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जब वो ख़राब हो जाती है तो हम उसको सही करवाते हैं, इट्स कॉल्ड रिपेयर। और जब हम कोई एसेट नई नई खरीदते हैं और हमें चाहिए कि यार इस एसेट के अंदर ना ये फीचर भी डलवा लेते हैं, ठीक है? जैसे आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे आपको साइकिल खरीदते हो, आप साइकिल में बहुत सारे लोगों के हॉर्न्स देखे होंगे, लाइट देखी होगी, इंडिकेटर्स भी देखे होंगे, ठीक है? और बैक सीट भी देखी होगी, बहुत कुछ होता है, ठीक है? स्टैंड भी अलग अलग तरीके के लगवाते हैं। तो ये सब क्या होता है, अलग अलग फीचर्स होते हैं जो वो उसके अंदर इंस्टॉल करवाते हैं। इंस्टॉल कराना मतलब वो उसके अंदर लगवाते हैं, डलवाते हैं उसमें। और उन वो जो फीचर्स वो डलवाते हैं उसकी अलग कॉस्ट पड़ती है, उसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं बाईसाइकिल के साथ कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप बाईसाइकिल खरीदने गए, आपने एक बाईसाइकिल पसंद कर ली, लेकिन आपने बोला कि इसके अंदर ये फीचर्स डाल दो और उसके बाद मैं आपको सारे पेमेंट कर दूंगा। तो वो सारे फीचर्स डालने के बाद आपको टोटल बताते हैं कि इतना हुआ, इतना हुआ। टोटल बताएंगे आपको कि मान लो आपकी 40,000 की साइकिल है, आपने 10,000 की फीचर्स उसके अंदर ऑर्डर वाली, वो आपको बोलेंगे कि आपके टोटल 50,000 हो गए। 50,000 हो गए। आप कहोगे ये लीजिए आपके 50,000। एक्चुअली आई डोंट नो कि साइकिल कितने की आती है, बिकॉज मैंने बहुत टाइम से खरीदे नहीं है, ओके? बट इट्स 50,000, मतलब मैंने ऐसी तुक्का ले लिया, ठीक है? तो आप ये समझ गए कि
जब आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करवाते हो तो उसका जो प्राइस होता है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर ऐड ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब हम बिल देते हैं टोटल इसका देते हैं, ना कि सिर्फ इसका। ये नहीं होता कि हम 40,000 अलग दे रहे हैं, 10,000 अलग दे रहे हैं, हम टोटल 50,000 देते हैं एक साथ। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? अब इसकी एंट्री हमने कैसे करनी है, लाइक जैसे आपकी इलस्ट्रेशन 14 है, मैं वो थोड़ी करा कर देखती हूँ आपको, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए। देखो जैसे यहाँ पे गुड्स परचेज ₹7,000, कैरेज ऑन एट ₹1,200। ठीक है, अब देखो ये तो होगी अपनी फिक्स्ड एसेट्स, एक होती है गुड्स। ठीक है, गुड्स का टॉपिक भी इसी के साथ है, समझा देती हूँ। ठीक है, एक अपने आगे गुड्स। ठीक है, गुड्स के अंदर क्या होता है कि आपने कैरेज, कैरेज क्या होती है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान पहुंचाते हो, जैसे डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना, उसी को दूसरा नाम दिया गया है कैरेज, अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो कौन पे करते हो? आप पे करते हो। कई बार सामने वाला पर्सन पे कर देता है, जैसे बहुत बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, होल सेलर्स को कभी आपने देखा होगा ना, तो होल सेलर्स क्या करते हैं, जैसे कई बार आता है ना फ्री डिलीवरी, तो वो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो कौन बियर करता है? सेलर, क्योंकि उस टाइम पे उसे क्या चाहिए? कस्टमर। और जिसके कस्टमर बनते होते हैं, जिसके पास बहुत कस्टमर होते हैं, उसके पास लिखा होता है डिलीवरी चार्जेस इतने लगेंगे। ठीक है, तो वो कौन बियर करता है? हम बियर करते हैं। तो क्या होता है, कई बार डिलीवरी चार्जेस हम बियर करते हैं, कई बार सामने वाला बियर करता है, बट वो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो हमने अलग पर्सन को देने होते हैं, और जो हमारा गुड्स हमने सामान खरीदे हैं वो हमने अलग पर्सन को देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक जगह पे सामान लेने के लिए गए, बहुत सारा सामान आपने खरीद लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे यही है 40,000 का आपने सामान खरीद लिया। ठीक है, आपने क्या किया, 40,000 का सामान खरीद लिया, लाइक आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया बड़ा सा, आपने एक अलमीरा खरीद ली 10,000 की। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल के साथ देखो, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा। 10,000 की मान लो आपने अलमीरा खरीद ली। ठीक है, आपने जो अलमीरा खरीदी, अब आप ये तो खुद नहीं लेके जा सकते, आप क्या कहोगे सामने वाले को कि आप इसको डिलीवर करा देना। वो क्या कहेगा, हमारे यहाँ पे डिलीवरी पॉलिसी ही नहीं है, आपको खुद ये लेके जाना होगा, बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो जब आप कोई ऑटो वगैरह कुछ बुक करते हो, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं 1,000 रुपये लूंगा इसको लेके जाने के। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका कैरेज, कि आपने जो सामान खरीदा उसके ऊपर आपको डिलीवरी के भी पैसे देने पड़ गए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के भी पैसे देने पड़ गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे कि आपने जो 10,000 थे वो किसी और को दिए जिससे आपने खरीदे, और जिसने सामान पहुंचाया आपने उसको 1,000 दिए, दोनों को अलग अलग दिए। तो इसीलिए कैरेज, फ्रेट, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये गुड्स के अंदर ऐड नहीं होती हैं, ये सिर्फ कैश के अंदर ऐड होती हैं। कैश के अंदर हम टोटल लिख के दिखा देते हैं कि हमने इतना टोटल कैश दिया, बट ये कभी भी गुड्स के साथ ऐड नहीं होती। लेकिन मशीनरी के अंदर जो इंस्टॉलेशन वगैरह करे वो उसी का पार्ट है ना, तो इसलिए उसके साथ इंस्टॉलेशन, एक्सपेंडिचर्स, ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब कुछ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया कि गुड्स के साथ क्यों ऐड नहीं होती और मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह इन सब के साथ क्यों ऐड हो जाती है। अब अगर हम इसका एक एक एग्जाम्पल लेके देखें, गुड्स परचेज फॉर ₹7,000, कैरेज ऑन एट ₹1,200, कि हमने गुड्स परचेज किए 7,000 के, कैरेज कितने का, 1,200 का। अपनी 14th इलस्ट्रेशन देखो, उसका पहला ही है Feb 1 का, परचेजेस, जैसे ये था परचेजेस कितनी 7,000, कैरेज कितना 1,200, टू कैश, दोनों का टोटल। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है कि जब आप गुड्स को क्या करते हो, परचेज करते हो, और जब आप किस चीज़ को परचेज करते हो, जब आप एक मशीनरी परचेज करते हो। मशीनरी के लिए हम लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, 22 Feb का,
उसके अंदर देखो कि मशीनरी हमने परचेज की 19,000 की और उसके लिए हमने फ्रेट कितना पे किया 3,000 का। तो जो 19,000 और 3,000 है वो दोनों एक साथ प्लस करके लिख दिया गया, अलग अलग नहीं लिखा है, ठीक है। वैसे ही 16th में भी किया गया है ना। अब एक बार 6th वाला देखना, Feb 6 का, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 फ्रॉम तान्या। हमने गुड्स परचेज किए तान्या से 25,000 की एंड पेड फ्रेट ऑन इट 1,600। फ्रेट हमने अलग पर्सन को पे कर दिया और तान्या से हमने क्रेडिट पे लिया गुड। क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू तान्या टू कैश। परचेजेस और तान्या में 25,000, फ्रेट और कैश में 1,600। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू तान्या अकाउंट 25,000, फिर दूसरी एंट्री में क्या लिखोगे, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,600, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन है Feb 6 की एंट्री का, कि जो आप लिख सकते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू तान्या अकाउंट 25,000, ठीक है। और दूसरा इसके साथ कौन सा है, एक ये इसी की है, ठीक है, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,600, ठीक है। तो अब हमारा वाला टॉपिक हो गया। अब इससे मिलता जुलता एक टॉपिक और है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, किस चीज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस, आ जाओ फिर। देखो इसके अंदर सिर्फ आपको एक्सपेंडिचर वाला याद रखना है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी गुड्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं करते हैं, उसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। और मशीनरी में प्रॉफिट एंड लॉस शो करते हैं अलग से, कि लॉस आए तो डेबिट, प्रॉफिट आए तो क्रेडिट, ठीक है। क्यों करते हैं, जब आप कोई भी गुड खरीदने जाते हो, कोई भी स्टेशनरी का सामान खरीदने गए, मान लो आप पेन खरीदने गए, उन्हें तो 3 रुपए का पड़ेगा, आपको 5 का दे रहे हैं, वो 5 रुपए ही लेते हैं। वो ये तो नहीं बताते कि हमें 3 का पड़ा, 3.5 का, 4 का, 4.5 का, कितने का पड़ा, हमें नहीं बताते ना। वो सिर्फ आपसे 5 रुपए लेंगे एक पेन के, या 10 रुपए, जितने का भी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस पेन का जो प्रॉफिट होता है उसी के साथ ऐड कर देते हैं नॉर्मली। और जब वो बताते हैं ना कि आपने ये सामान कितने का बेचा, हमने इतने का बेचा, ठीक है, वो कभी नहीं ये चीज बताते हैं। मतलब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप कोई भी गुड्स सेल आउट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस उसके अंदर शो नहीं किया जाता है। मान लो आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, नॉर्मली मशीनरी आप क्यों खरीदोगे, आप तो बेच रहे हो ना। आपको ये गुड, आप एक ब्रेड खरीद रहे हो, ठीक है, आपने एक ब्रेड बेचा, 10 रुपए का ब्रेड है, मतलब 50 रुपए का हो गया, सॉरी, 50 रुपए का ब्रेड है, ठीक है। आप 50 रुपए के ऊपर आपने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 5 रुपए का प्रॉफिट लिखने बैठोगे, 5 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट नहीं लिखोगे ना। आप क्या करोगे, उसी के साथ ऐड कर दोगे, लॉस होगा तो उसी में से माइनस करके लिख दोगे कि ब्रेड था इतने का बेचा, आपको अपने आप पता चल जाएगा आपने प्रॉफिट पे बेचा, लॉस पे बेचा। लेकिन अब बात करेगा मशीनरी की, कि जैसे आपकी बहुत हाई फाई, मतलब बहुत दुकान ऐसी है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स है, बड़ी बड़ी आइटम्स हैं, ठीक है, मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर मान लो आपको कोई एक चीज़ 50,000 की आई है, आपने उसे 45,000 में बेच दिया, तो आप क्या लिखोगे, उसके अंदर 5,000 का लॉस शो करोगे, क्योंकि वो एक बड़ी अमाउंट है, वो छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो गुड्स क्या होते हैं, जिसका हम नॉर्मल बिजनेस करें, हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं हमें पता होता है कि वो चीज़ कितने की आई है,
ठीक है। तो हम अपनी चीज़ों का कभी भी प्रॉफिट और लॉस शो नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो हमने फिक्स्ड एसेट अलग से बेचनी होती है, ठीक है, वो हमारा डेली बिजनेस नहीं होता है, ठीक है, वो हमने अलग से बेच दी। जैसे आपके स्कूल के अंदर फर्नीचर है, फर्नीचर बेचना उनका डेली का बिजनेस थोड़ी है, वो तो कभी कभी उसको बेचेंगे जब वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पता वो उनको 20,000 का पहले पड़ा, अब वो उसको 19,000 का बेचे, 15,000 का बेचे, तो 5,000 का लॉस है। वो 5,000 का लॉस उसके अंदर शो करेंगे वो, ठीक है, कि हमने 5,000 के लॉस पे ये फर्नीचर बेचा। लेकिन जो उनकी डेली की चीज़ें होंगी उसका लॉस वो शो नहीं करते, ठीक है। तो आप समरी यही निकलती है कि एक्सपेंडिचर हमेशा गुड्स में शो किए जाते हैं और प्रॉफिट हमेशा फिक्स्ड एसेट में शो किए जाते हैं, ठीक है। डेट्स इट। बाकी दोनों के अंदर एक एक चीज़ें, बस एक चीज़ याद रख लो, बाकी सारी उसकी उल्टी हो जाती हैं, ठीक है, उसके ऑपोजिट, सब कुछ उसके ऑपोजिट। ओके। 15th इलस्ट्रेशन पढ़ दोगे तो पता चल जाएगा कि उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है। 15-16 एक बार पढ़ लेना सारे के सारे, अपने आप पता चल जाएगा कि किस चीज़ की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। ओके। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे गंदा टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिससे सारे बच्चे डरते हैं। मैं भी डरती हूँ भाई, सच्ची बता रही हूँ। पेपर में मुझे बैड डेट्स वर्ड दिख जाता है ना, मैं कहती हो गया बेड़ा गर्क, अब नहीं होने वाला मुझसे पेपर, बिकॉज इट्स रियली अ टफ टॉपिक। आपको ये जर्नल में इजी लगेगा, बट +1 में आपके जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें आपको टफ लगेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसमें टफ लगेगा। फिर आगे +2 में जाओगे, वहाँ पे भी टफ लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसके अंदर बैड डेट्स आता है, ठीक है। फिर कॉलेज में जाओगे तब तो और ज़्यादा टफ लगेगा, हर स्टेप पे टफ ही लगेगा। बैड डेट्स की ट्रीटमेंट इस तरीके की है कि वो टफ लगता है, बट हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे ताकि अच्छे से आ जाए। वैसे मैं अभी से 5 से 10 बार समझ चुकी हूँ, अभी तक समझ नहीं आया अच्छे से। चलो, अरे यहाँ पे तो समझ आ गया, फाइनल अकाउंट्स में भूल जाती हूँ मैं, कंफ्यूज, उसके अंदर सब कुछ कंफ्यूजन वाला है। फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आगे आपको, क्योंकि उस वही मेन चैप्टर ऐसा होगा जो आपका 12th में बहुत काम आएगा, सबसे ज़्यादा काम वो आएगा, और एक जर्नल आएगा सबसे ज़्यादा, यही दो आएंगे। सीरियसली बता रही हूँ, सीरियसली, मजाक मत लेना यार, मेरी तरह मत लेना प्लीज़, मजाक में बिल्कुल मत लेना। मैं पछता रही हूँ अभी तक, क्योंकि मैं आज भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि प्लस करना था कि माइनस। बैड डेट्स, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बैड डेट्स और एक होता है बैड डेट्स रिकवर्ड। दिख गया होगा यार, इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, ठीक है। दो चीजें होती हैं आपके पास, एक होता है बैड डेट्स, एक होता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स होता क्या है, पहले इस चीज को समझो। जिसने मेरी ना चैप्टर 1 की वीडियो देखी होगी, पेन नीचे गिर गया, सॉरी, एक सेकेंड रुको प्लीज, मैं उठा के लेके आई, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जिसने मेरी बैड डेट्स की सॉरी चैप्टर 1 की पहली वीडियो देखी होगी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सारी की सारी समरी दी हुई है, उसमें मैंने बैड डेट्स का मतलब बताया है कि बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स होते हैं कि जब हमने किसी को पैसा उधार दिया हो, ठीक है, और सामने वाला पर्सन हमें वो पैसा वापस देने के काबिल ना हो, वो हमें वापस ना दे पाए किसी भी रीज़न से, किसी भी रीज़न से वो हमें पैसा वापस ना दे पाए, उसका दिवालिया निकल गया, वो डूब गया हो, उसका बिजनेस खत्म हो गया हो, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स, कि अब हमारे पास वो पैसा वापस नहीं आ सकता। बैड डेट्स रिकवर्ड होता है जब
हमें यही बैड डेट्स, यही पैसे वापस से मिल जाते हैं। हमें हमारे पैसे वापस जब मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर होगी कि बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। अब इसके ना थोड़ा ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होती है। देखो बैड डेट्स की तो क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जिस पर्सन बैड डेटर, बैड डेटर एक होता है बैड डेटर, एक होता है गुड डेटर। बैड डेटर होता है जिसने हमसे डेट लिया लेकिन अब वो पे नहीं कर पा रहा, ठीक है। और गुड डेटर होते हैं जिसने हमसे पैसे लिए थे और उसने पे कर दिए। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेटर अकाउंट, या डेटर अकाउंट भी लिख सकते हो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। इसकी तो यही होती है, हर हाल में ही यही होती है। ओके, अब देखो मान लो आपके पास आ जाता है 20 पैसा, 40 पैसा। पैसे का मतलब क्या हो गया, 40%, 20%। पैसा मतलब इन रुपी, 20 पैसा इन रुपी। रुपी कितने होता है, 100, ठीक है। यानी कि 20%, ओके। इसको हम 20%, 40% ऐसे कंसीडर करते हैं। तो जो पैसा आ जाता है उसको हम कैश अकाउंट में डाल देते हैं। जो पैसा निकल जाता है, दिवालिया निकल जाता है जिसका, उसका हम बैड डेट्स में डाल देते हैं। और जिस पर्सन ने हमसे लिया होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बैड डेट्स में क्या आती है, पहली कंडीशन तो आ गई, लाइक ऋषिता है, ऋषिता पेड 20 पैसा एज द फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो मान लो उसने 10,000 लिए थे, उसका 20 पैसा उसने फाइनल डिविडेंड पे दे दिया, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, उसके अंदर 20% डाल दो 10,000 का। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 80% टू ऋषिता अकाउंट 100, मतलब 10,000, ओके। अब दूसरी, ये तो पहली कंडीशन थी कि उसने 20 पैसा दे दिया एज अ फाइनल डिविडेंड, कि अब इसके बाद वो पैसा नहीं दे सकते। दूसरी कंडीशन आती है कि पर्सन ने बोल दिया एज अ फर्स्ट डिविडेंड, कि ऋषिता ने 20 पैसा फर्स्ट डिविडेंड के तौर पर दिए। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषिता अकाउंट, 20 पैसा दोनों में। फिर सेकेंड डिविडेंड, कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषिता अकाउंट, दोनों में। फिर थर्ड डिविडेंड, और वो फाइनल डिविडेंड है थर्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ऋषिता अकाउंट। अब ऋषिता का जो अकाउंट था 10,000 था, ठीक है। उसके अंदर से 20 पैसा उसने पहले दे दिया, फिर उसने कितना दिया, 30 पैसा, यानी टोटल कितना, 50 पैसा। तो 5,000 वो दे चुकी है, 50 पैसा यानी 50%। 10,000 का 50 पैसा कितना, 50% कितना हो गया, हाफ कितना हो गया, 5,000। 5,000 वो दे चुकी है, तो हमने यहाँ पे 5,000 से एंट्री करनी है। करके देखें एक बार, आ जाओ बैड डेट्स अकाउंट का नेक्स्ट पेज पे समझे। पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला कि उसने एज अ फाइनल डिविडेंड 20 पैसा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 20 पैसा कितना आ जाएगा, 2,000। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू ऋषिता अकाउंट। यार मेरा सेंसर थोड़ा कम काम करता है दिमाग का, तुम थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया करो, थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाया करो यार तुम लोग। अब 20 पैसा इन फर्स्ट डिविडेंड हम ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषिता अकाउंट 2,000, ठीक है। फिर हम कंसीडर करते हैं कि उसने वापस से कितने दिए, 30 पैसा दिया अब उसने दूसरी बार में। कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषिता अकाउंट कितना आ जाएगा, 3,000
3000। ठीक है, अब थर्ड में हमारे पास क्या कंसीडर कर रहे हैं हम कि उसने 20 पैसा फिर से दे दिए। ठीक है, तो उसने जो 20 पैसे दिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ऋषिता अकाउंट। अब उसने कितने पैसे पहले दे दिए, पहले उसने दिए थे 2000, फिर उसने कितने दिए थे 3000, है ना। टोटल देने कितने थे उसने 10,000, उसके अंदर से उसने 5,000 दे दिए, कितने बच गए 5,000। तो ये जो 5,000 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अंदर से उसने 20 पैसा भी दे दिए, यानी उसने 2000 अभी दे दिए, कितने बच गए उसके पास 3000। जो 20 पैसा हम कैलकुलेट करेंगे वो हम टोटल अमाउंट पे यानी इस पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम पैसे लिखेंगे वो पिछले जो पैसे आ चुके हैं उसको माइनस करके फिर लिखेंगे, क्योंकि उसने जो 20 पैसा दिया है वो टोटल अमाउंट पे दिया ना कि आपकी टोटल अमाउंट इतनी थी और उस पे से मैंने 20 पैसे अभी दे दिए, 20 पैसे मैंने पहले दे दिए थे, उससे पहले मैंने 30 पैसे दे दिए थे। ठीक है, तो मैंने आपके कितने दे दिए, टोटल 7,000 दे दिए, 3,000 मैं नहीं दे सकती। इसी चीज में होती है कंफ्यूजन जनरल में हमेशा कि हमने अब जो बचे हुए पैसे हैं 20 पैसे वो इस पर लगाने हैं कि इस पर, हमेशा ड्यू अमाउंट पे लगेंगे। ड्यू अमाउंट ये नहीं, जो ओरिजिनल ड्यू अमाउंट है यानी 10,000 उस पर लगेंगे। ठीक है, बैड डेट्स का टॉपिक खत्म, बैड डेट्स रिकवर्ड का टॉपिक अभी बाकी है। बैड डेट्स रिकवर्ड बता दिया था ना मैंने, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर सारा जर्नल खत्म कर लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो से अगला चैप्टर। ओके, जर्नल का ओवरव्यू तो मैं डिमांड पे लेके आई हूँ, ऐसा थोड़ी लेके आने वाली थी, ऐसा तो मैं सिर्फ आपको चैप्टर्स करवाती हूँ। ओके, अभी चलो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। आज कोशिश ही करेंगे चाहे 1.5-2 घंटे की वीडियो भी बने, बट कोशिश करते हैं कि सारा चैप्टर आज मुका दें। ओके, ताकि हमारा आगे का काम थोड़ा सौखा हो जाए और जल्दी जल्दी ख़त्म हो सके। चलो देखो, बैड डेट्स रिकवर्ड के अंदर आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अपनी अपनी बुक्स खोलो, पेज नंबर 131 पे है। उसके अंदर देखो आपको बैड डेट्स रिकवर्ड पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला दिया है ₹19,000 नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हर्षिता, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। क्या बोला है कि हर्षिता से हमें 19,000 रुपये रिकवर हुए, जिसे हम पहले बैड डेट के तौर पे लिख चुके थे। जो चीज़ हम पहले बैड डेट के तौर पे लिख देते हैं, जब हमें वो बाद में रिकवर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सेकंड के अंदर बोला है रिकवर्ड 18,000 फ्रॉम सुमित, कि हमने सुमित से 18,000 रिकवर की। जब हमें ये चीज़ बोलिए रिकवर्ड किए, रिकवर्ड का मतलब होता है एक रिसीव होता है, रिसीव किए मतलब हमें सिंपल कैश लिया, रिकवर्ड किए मतलब कि हमारे जो बैड डेट्स थे हमने वो लिए। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड। थर्ड आता है हमारे पास वन ऑफ द डेटर्स हु प्रूव्ड बैड, कि हमारा एक डेटर है जो कि बैड प्रूव्ड हो गया, यानी कि बैड डेटर बन गया, बैड डेटर जो अब हमारे पैसे हमें वापस नहीं दे सकता। पेड 60,000 आउट ऑफ ₹1,00,000 दैट ही ओड टू अस, उसने 1,00,000 में से 60,000 हमें दिए। ओके, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कि हमने 1,00,000 में से अपने 60,000 रिकवर कर लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि एक डेटर था हमारा जो कि बैड प्रूफ हो गया था और उससे अब हमने 60,000 रुपये रिकवर कर लिए। ठीक है, तो इसके अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आ जाएगा। इसकी इलस्ट्रेशंस देखो, इसकी 18th इलस्ट्रेशन आपको हो तो मैं वो करवा देती हूँ, थोड़ी आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके का, मतलब किस तरीके से इसके सम को हम सॉल्व करते हैं।
Radhika, who owed 15,000, is declared insolvent. Only 60% could be recovered from his estate. जब recovered word आ गया, it means bad debts recovered account. It's not all time. ठीक है, ऐसा नहीं होता, हर टाइम नहीं होता, बट मैक्सिमम टाइम्स होता है. उन्होंने बोला कि राधिका ने हमसे पैसे लिए थे और उसने अब उसके कितने दे दिए हमें, 60% हमें वापस कर दिए. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राधिका अकाउंट. ठीक है. सेकंड में हमें क्या बोला है, मार्च 6 में ईशा हु और 20,000 इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट as nothing could be recovered from him. Bad debts account debit to ईशा अकाउंट. इज रिटर्न ऑफ लिखा है, यानी कि हम उसे राइट ऑफ अभी कर रहे हैं, हमने किया नहीं था. जब वॉज वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब पहले किया था उसको हमने, रिटर्न ऑफ. ठीक है, उसे एज अ बैड डेट हमने लिखा था पहले, अभी लिख रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे क्या है, अभी बैड डेट्स हैं. तो क्या आ जाएगा, वैसे भी हमें उससे कुछ रिकवर नहीं हुआ है अभी, इसलिए क्या आ जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ईशा अकाउंट. ठीक है. इसके बाद है अंजलि whose account was written off as bad debts last year paid 60,000. कि अंजलि जिसका अकाउंट पिछले साल हमने बैड डेट्स के तौर पे लिखा था कि ये हमारे बैड डेट्स हैं, उससे हमें 60,000 रुपीज़ मिल गए. ठीक है, क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 60,000. अब देखो 14th में क्या बोला, हरप्रीत हु ओड ₹80,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 20% रिकवर्ड फ्रॉम हिम. कि हरप्रीत इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उससे हमें फर्स्ट कंपोजिशन रिकवर हो गई. सेकंड, अगर सेकंड कंपोजिशन दी हुई है, सेकंड डिविडेंड दिया हुआ है कि सेकंड पार्ट भी हमें रिसीव हुआ है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम वहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट लिखेंगे. सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरप्रीत अकाउंट लिखेंगे, वही बैड डेटर का नाम लिखेंगे. बट अगर हमें वहां पे सेकंड डिविडेंड नहीं दिया हुआ कहीं पे भी क्वेश्चन में, सिर्फ फर्स्ट ही दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट को ही अपना फाइनल लेके चलेंगे और एंट्री कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, तो हमें फर्स्ट के बाद सेकंड दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू हरप्रीत अकाउंट. 18th है मार्च 18 की, लवप्रीत हु ओड ₹40,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. ओनली 60 पैसा इन रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम. इसके अंदर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू लवप्रीत अकाउंट. उसके बाद सेकंड एंड फाइनल डिविडेंड है 70% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट. तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरप्रीत अकाउंट पता है आपको. फिर है रिकवर्ड 65,000 फ्रॉम लवलीन whose account of 70,000 was written off as bad debt last year. अगर यहाँ पे आपको बैड डेट्स लास्ट ईयर वर्ड ना भी दिया होता तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, वॉज रिटर्न ऑफ. वॉज रिटर्न ऑफ का मतलब पहले रिटर्न ऑफ कर दिया था, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. ठीक है, बैड डेट्स ऑलवेज डेबिटेड, बैड डेट्स ऑलवेज डेबिटेड एंड बैड डेट्स रिकवर्ड ऑलवेज क्रेडिटेड. ठीक है, इस चीज को याद रखना. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल. एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे जिन चीज़ों की हमने उम्मीद नहीं की होती लेकिन वो हो जाती हैं. जैसे आपका गोडाउन में सामान रखा है, आग लग गई एकदम से, या चोरी हो गई, या आप कहीं सामान भेज रहे थे, वहाँ पे कहीं एक्सीडेंट में सारा सामान खराब हो गया. ठीक है, तो ये सब कुछ होता है. इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंश्योरेंस कंपनी. कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अभी एडमिट कर दिया है या फिर आपको क्लेम दे दिया है, ये चीज़ मैटर करती है. ठीक है, तो आओ इसको एक बार देख लेते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल. एबनॉर्मल तो देखो, जैसे कि अगर
इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर लेती है क्लेम को। मान लो आपका 10,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, आपने ये 10,000 के जो स्टॉक थे वो इंश्योर्ड कराए हुए थे, आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, अचानक से आग लगी और आपके सारे खत्म, मतलब तहस नहस हो गए, यहाँ पे सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। दो एंट्री डालोगे इसकी, पहले आएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 10,000, 10,000, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई है तो मतलब आपने सिर्फ एक एबनॉर्मल लॉस आपने रिकॉर्ड करना था कि हमारा इतने का लॉस हुआ है, हमने एबनॉर्मल लॉस हमारा हो गया, तो आपने ये एंट्री डालनी है। एक बार के लिए अमाउंट छोड़ो, ठीक है, अमाउंट का बाद में देखते हैं। तो आपने ये वाली एंट्री डालनी है। मान लो कि आपने इसकी इंश्योरेंस करवाई थी और आपने कंपनी को बोला कि हमारा क्लेम एडमिट कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम 10,000 में से सिर्फ 8,000 का क्लेम एडमिट करेंगे। तो उन्होंने जो क्लेम एडमिट किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। कि इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का क्लेम लिया, 2,000 का हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर आप वैसे इसके अंदर लॉस ही होता है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। तो जो लॉस हुआ उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, जितने का हुआ, तो 8,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, 10,000 आ जाएगा हमारा लॉस बाय फायर। ओके, जैसे इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है, गुड्स वर्थ ₹6,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर इन द इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम ऑफ ₹4,200, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने 10,000 लिखा है, 10,000 लिखने, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि इंश्योरेंस कंपनी की हमारे गुड्स फायर में कितने के डिस्ट्रॉय? 6,000, 6,000 यहाँ पे लिखा, 6,000 यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। और फिर बोला कि कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट किया? 4,200 का, जितने का कर दिया वो यहाँ पर, 6,000 यहाँ पर, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1,800, वो 1,800 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंट्री हो गई। अब इसका एक और है, इसमें इन्होंने बोला है गुड्स वर्थ ₹80,000 वर डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, स्टॉक ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ द वैल्यू, इंश्योरेंस कंपनी पेड प्रोपोर्शनेट क्लेम इन कैश, ठीक है। अब इसके अंदर सब कुछ आ गया स्टार्टिंग से एंड। उन्होंने बोला कि आपका लॉस हुआ कितने का? 80,000 का। मान लो आपका, यहीं पे देखो, अभी बुक रख दो एक बार के लिए सभी जिन्होंने पकड़ी हुई है। 80,000 का आपका लॉस हुआ, ठीक है। आपका वो जो 80,000 का लॉस था, आपने उसको इंश्योर कराया था कितना? 75%। यानी जब आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई थी तो आपने ये कहा था कि मेरे अगर जितने के गुड्स मेरे डिस्ट्रॉय होंगे मुझे उसका 75% चाहिए, ठीक है। तो वो जो 75% है वो यहाँ पे लिख दिया आपने, और वो जो 75% है वो कंपनी दे चुकी है, कंपनी पेड इट, ठीक है, कंपनी वो दे चुकी है। तो आप इसकी एंट्री कैसे करोगे? सबसे पहले तो आ जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 80,000, 80,000, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ना कि हमारी 75% की बात हुई थी, ठीक है, हम आपको दे देंगे 75%। पहले वो ये चीज़ बोलती है, फिर कुछ टाइम बाद वो पहले सारी जांच पड़ताल करती है, हर एक चीज़ करती है, उसके बाद वो एडमिट करती है, फिर वो कुछ प्रोसेस से गुजरती है, कुछ पेपर पे साइन वगैरह कराती हैं, ठीक है, हर एक चीज़ करके फिर वो पैसे देती हैं, ठीक है। तो पहले आपकी एडमिट की आएगी, तो एडमिट का क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, तो कितने का हुआ था हमारा? 80,000 का लॉस हुआ था। इसका 75% अगर हम देखेंगे कितना आ जाएगा? 60,000। और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 20,000। ठीक है, अब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा दे भी दिया है। उन्होंने कहा था कि हम आपको 60,000 दे देंगे और उन्होंने दे भी दिए। ठीक है, हमारे पास आ चुके हैं। तो क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60,000। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है मैं बताती हूँ कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को कब डेबिट करना है और कब हमने उसे क्रेडिट करना है। हमने ये एंट्री कब पानी है, ये एंट्री कब पानी है? जब आपको एडमिट वर्ड दिया हुआ है या फिर आपको बोला हुआ है कि इतने का एडमिट करना है, कंपनी ने इतने का एडमिट कर दिया है या इतने का वो आगे एडमिट करेगी, वट एवर। ठीक है, तो आपने एडमिट की एंट्री डालनी है। अगर आपको इसका कोई जिक्र नहीं, आपको सिर्फ इतना बोला इतने के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कंपनी ने इतने पे कर दिए, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट पहली और तीसरी एंट्री डाल देनी है। फिर आपने बीच वाली एंट्री नहीं डालनी। बीच वाली एंट्री सिर्फ आपने तब डालनी है जब आपको एडमिट का वर्ड बोला गया है कि एडमिट इतने किए हैं। नहीं भी बोला गया तो अगर आपको ये बोला गया कि 75% देने थे कंपनी ने, ठीक है, 75% देने थे, तो 75% कंपनी ने देने थे ना, तो उसके लिए आपको ये करनी पड़ी एंट्री। ओके, तो जब आपको एडमिट वर्ड या उससे रिलेटेड कोई क्लू दिया होगा सिर्फ आपने तब करनी है वो, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है, और कैश की भी सिर्फ तभी करनी है जब आपको स्पेसिफिकली बोला गया है। कैश के लिए तो स्पेसिफिकली बोला ही जाता है कि कंपनी ने पे कर दिया। ओके, तो जब कंपनी ने पे कर दिया है इट मीन्स आपने कैश की डालनी है उसके अंदर एंट्री। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आ जाओ। नेक्स्ट 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 टॉपिक है हमारा एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एंड गुड्स। है थक गए यार पढ़ पढ़ के, है ना? किसने कहा पढ़ पढ़ के थक गए? अभी से थक जाओगे तो आगे क्या करोगे फिर? इतने से नहीं थकना, अपनी सिटिंग बढ़ाओ धीरे धीरे। इसलिए तो मैं लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ बहुत बार कि आप लोगों की सिटिंग बढ़े। यार थोड़े से टॉपिक रह गए, ज्यादा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। आधा घंटा और लगेगा, अभी आधे घंटे की और होगी। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एंड गुड्स मतलब कि उसका चोरी हो जाना। ठीक है, अगर एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स है तो हम क्या लिख देंगे? लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स किया है अगर, अगर कैश की चोरी हुई है तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डन। इतना ही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट वही लिखना था और कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। इसके अंदर भी वही आ जाता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम एडमिट किया है तो उसकी आपने डाल देनी है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, साथ में आप लिख देना इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। डेट्स इट, और कुछ नहीं। एम्बेजलमेंट चोरी के ऊपर भी इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, अगर किसी ने करवाया हो तो। इसके बाद है विड्रॉ ऑफ कैश एंड गुड्स। गुड्स या कैश को अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन सम थिंग्स। अगर आप अपने प्राइवेट यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे ड्राइंग्स कंसिडर होती हैं। समटाइम्स आप गुड्स या कैश को एज अ चैरिटी यानी दान देने के लिए भी विड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज होता है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
बस इतना ही होता है कि अगर हम प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो ड्राइंग कह देते हैं उसको, और अगर चैरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ड्राइंग की जगह चैरिटी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है। इसके बाद है, अगर हम उसको फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखो फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि एडवर्टीजमेंट करना। लाइक आप बहुत बार मॉल्स में गए होंगे, मॉल्स के अंदर बहुत सारे लोग फ्री सैंपल्स दिखा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ले जाओ, फ्री सैंपल है, या फिर आपको इसके साथ ये नई चीज़ है, इसका फ्री सैंपल मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों के नए नए सैंपल हमें मिलते हैं। ठीक है। किसी की दुकान होगी ना, तो उनसे पूछ के आना, स्पेशली अगर होलसेल की दुकान हो तो उनसे पूछना कि आपके पास सैंपल आते हैं। वो कहेंगे हाँ जी आते हैं। तो आप उनसे पूछना, दिखाना एक बार हमें सैंपल। तो वहाँ पे लिखा था नॉट टू बी सोल्ड, कि वो सोल्ड करने के लिए नहीं है, बट व्हाट द मेन थिंग इज कि जो सैंपल हैं वो क्या करते हैं, कंपनी वाले अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए देते हैं उन्हें, कि ये कुछ चीज़ें हैं, आप ये कस्टमर के बीच बांटो, बेचो मत, बांटो, कि वो इसको ट्राई करे और हमें बताएं कि कैसा है। इसलिए मॉल के अंदर जैसे कोई पैन वगैरह कोई भी नई चीज़ आती है, उसको ट्राई करके दिखाया जाता है, उसको ट्राई करके दिखाया जाता है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके लॉस क्या हैं। ठीक है। तो जब भी एज अ फ्री सैम्पल वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट वर्ड यूज़ करना है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट, डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है। ओके। सो डोनेटेड के लिए डोनेशन वर्ड यूज़ करेंगे, चैरिटी के लिए चैरिटी वर्ड लिखा आएगा, एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैम्पल्स आपको लिखा आएगा। ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ और है। अब देखो ओपनिंग एंट्री क्या होती है। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री बोले तो वो एंट्री जिससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होते हैं। इट मीन्स कि आपके जो पिछले साल का जितना बैलेंस होता है, जब वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होता है, उसे पिछले साल का मेरा स्टॉक 10,000 का बाकी है, मैंने उसे इस साल भी यूज़ किया, उसे इस साल भी बेचा है। ठीक है। तो वो मेरा क्या है, एक ओपनिंग स्टॉक है, उसको मैं डेबिट कर दूंगी। मेरे पिछले साल की जो लायबिलिटी है वो मैंने इस साल पे करनी है, वो मेरी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। मेरे पिछले साल की जो मैंने कैपिटल लगाई थी, ठीक है, वो कैपिटल मैंने इस साल भी क्रेडिट करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैपिटल ही मेरे बिजनेस को बढ़ाएगी आगे। ठीक है। वो मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है कि मेरे बिजनेस से मुझे वो कैपिटल वापस करनी है। तो जितना पिछला बैलेंस है वो इस साल में ब्रॉट डाउन होता है, सारी एसेट डेबिट होती हैं, सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं, सारी कैपिटल क्रेडिट होती हैं, और ये होती है अपनी ओपनिंग एंट्री। ठीक है। इट्स ओपनिंग एंट्री, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। कंपाउंड जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। जिस कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है जिसके अंदर दो से ज़्यादा अकाउंट एक साथ या तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, या फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही होते हैं। जैसे ओपनिंग एंट्री के अंदर दो या दो से ज़्यादा एसेट्स डेबिट होती हैं, साथ में 2-3 लायबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं, साथ में कैपिटल भी क्रेडिट होती हैं। इट्स अ कंपाउंड एंट्री। मान लो आपने जैसे डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन को दिया होता है उसका नाम। तो दो एंट्री क्या हुई, डेबिट, ये क्या है आपकी कंपाउंड एंट्री। मान लो आपने रिसीव किया है डिस्काउंट, तो आप क्या लिखते हो उसके अंदर, जिस पर्सन से आपने डिस्काउंट रिसीव किया उसका नाम, मान लो हरि है, हरि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। दो अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, क्या है ये, कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री यही होती है। ठीक है। और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न, यार ये तो सारा बोल बोल के मैं पढ़ा दूंगी तुम लोगों को, अगले वाले में तो समझाने वाला और मैक्सिमम कुछ है नहीं। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है। परचेजेस करते हो, सामान खरीदते हो, क्या करते हो, परचेजेस डेबिट अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
मान लो आपने वो परचेज वापस कर दी है, आपके पास कैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, उल्टा कर दो, परचेज रिटर्न। सेल्स करते हो तो क्या करते हो? क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट कर दो। मान लो वो सेल वापस आपके पास आ गई, आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो कैश क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट, उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं करना इसके अंदर भी। ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न ये भी हो गया कि जब आप खरीदते हो तो अगर आप परचेजेस को डेबिट करते हो तो वापस करते टाइम क्रेडिट करोगे, सेल्स करते टाइम उसे क्रेडिट करते हो तो वापस लेते टाइम डेबिट करोगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, एक एसेट है, डेप्रिसिएशन उस पर लग रही है। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे लगता है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। जब हम कैपिटल लगाते हैं उसकी एंट्री क्या डालते हैं? देखो ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है ना। जब हम ड्राइंग करते हैं तो क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं या लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस कैश की जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक कौन होते हैं? लाइफ स्टॉक होते हैं जैसे घोड़े, गाय, भैंस, इन सबको बेचते हो, खरीदते हैं ना लोग, डॉगीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये होता है अपने लाइफ स्टॉक, जो जिंदा जानवरों को खरीदना या बेचना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने 2 हॉर्सेस खरीदे और उन दोनों के कार्ट की अमाउंट हर एक की कितनी थी? 10,000। दोनों हॉर्सेस की अमाउंट कितनी थी? 50,000 ईच। तो इसकी क्या आ जाएगी? हॉर्सेस के लिए क्या वर्ड यूज होगा? लाइफ स्टॉक। कार्ट के लिए कार्ट ही यूज होगा। लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख, 2 से मल्टीप्लाई होगा। कार्ट अकाउंट डेबिट 20,000। कार्ट होता है जो उसके ऊपर वो लगी नहीं है, तकड़ी सी लगी हुई, मतलब वो उसके ऊपर जो बैठने की सीट सी लगी होती है, इट्स कॉल्ड कार्ट, मे बी यही होती है शायद। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, मेरे को बाकी याद नहीं सही से, यही होती है मे बी कार्ट। तो उसका प्राइस क्या है? एक कार्ट का 10,000, तो 2 कार्ट 20,000 टू कैश अकाउंट जितना भी है। अब वो कह रहा है कि उसने ऊपर वाला जो एक हॉर्स था वो बेच दिया कितने में? 40,000 में। खरीदा कितने में था? 50 में। बेचा कितने में? 40 में। क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब उसने बोला कि जो दूसरा घोड़ा था वो मर गया। ठीक है, उसकी डेथ हो गई, और जो उसकी कार्ट थी वो कितने में बेच दी हमने? 7,000 पे। तो टोटल कितने का पड़ा? नहीं, उसकी कार कास हमने सोल्ड कर दी 7,000 पे। कार कास में भी उसका कोई पार्ट होता होगा। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो हमने कितने पे सोल्ड कर दिया? 7,000 पे। कितने का था घोड़ा? 50,000 का। कितने पे सोल्ड किया? 7,000 पे। लॉस कितना हुआ? 43,000 का। ओके, तो यही होती है हमारी किसकी? लाइफ स्टॉक की एंट्रीज भी। इसके बाद आते हैं आपकी सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो खर्चे हम कहीं पर शो नहीं कर पाते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी यही एंट्री रहती है क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। इसके बाद जब हम एक एसेट को दूसरे एसेट के बदले परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या आती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे देखो, हमने ओल्ड मशीनरी कितने की थी? 8,000 की। न्यू कितने की थी? 10,000 की। ठीक है, और बैलेंस हमने क्या किया? उसमें पे कर दिया। जो ओल्ड थी और न्यू थी उन दोनों को हमने क्या कर दिया? कट। उन दोनों की हम अमाउंट को हमने टाई कर दिया। ओके,
जो बैलेंसिंग अमाउंट थी हमने उसकी एंट्री डाल दी। क्या क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। ओके, इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स परचेज थ्रू VPP, वैल्यू पेबल पार्सल। इसके बाद आपके कितने टॉपिक्स रह गए हैं? मे बी ये लास्ट टॉपिक है आपका। यस, फिर आपके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंटीग्रेशन आ जाएगी, देन आपका खत्म। बस थोड़ा सा और होएगा, थोड़ा सा लंबा और होगा ये, थोड़ा VPP का थोड़ा टॉपिक मैं समझा देती हूँ, उसके बाद वो करना, ठीक है। VPP क्या होता है? वैल्यू पेबल पार्सल, यानी कि आप कोई पार्सल रिसीव करो, आप पहले उसकी वैल्यू पे करोगे, उसके बाद आप पार्सल लोगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहले पार्सल भेजे जाते थे, आज भी भेजे जाते हैं सभी की, मतलब कईयों की बुआ होती होंगी, बहनें हैं, ठीक है, जिनकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल से घर पे, मायके पे राखियां भेजती हैं, ठीक है, पार्सल के अंदर पैक करके। तो वो जो पार्सल होता है ना, उस पार्सल को एक पर्सन पोस्ट ऑफिस से अगर लेके आना चाहता है ना, तो पहले उसे पोस्ट ऑफिस में उस पार्सल की प्राइस देनी पड़ती है, ठीक है। राखी की बात नहीं कर रही हूँ, राखी की नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर सेलर, मतलब जैसे आपकी बुआ है, ठीक है, आपकी बुआ ने कहीं से ऑनलाइन राखी मंगवाई है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को कॉल करके बोला कि मुझे राखी भेज देना, उसने कुरियर के थ्रू राखी तो भेज दी, ठीक है, लेकिन कुरियर वालों ने क्या किया कि मतलब जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसने राखी भेजी, बट पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या कहा कि हम आपकी राखी आपको तभी देंगे जब आप हमें क्या दे दोगे? पैसे दे दोगे, ठीक है। तो जब हमें कोई भी पोस्ट ऑफिस से डॉक्यूमेंट या फिर कोई पार्सल रिसीव करते टाइम हमें क्या पे करना पड़े? एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी प्लीज। जब हमें पोस्ट ऑफिस से कोई भी पार्सल या डॉक्यूमेंट रिसीव करते टाइम पहले उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, देन तो उस पेमेंट को इमीडिएटली जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो सेलर को दे देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं VPP, कि पार्सल की एक वैल्यू पे करनी पड़ती है, उसके बाद हमें वो पार्सल रिसीव होता है। जस्ट लाइक Jan 8 में हमें क्या बोला? रिसीव्ड अ VPP फॉर ₹720, sent a peon to take delivery of it and he paid ₹15 as cartage. ओके, तो इसके अंदर क्या बोला है कि हमें 720 का एक VPP रिसीव हुआ, एक वैल्यूएबल पार्सल रिसीव हुआ, उसको लेने के लिए मैंने क्या किया? पियोन को भेजा, और पियोन उसको 15 रुपए का कार्टेज देके फिर ले आया। 15 रुपए का कार्टेज क्या हो गया? जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उनकी डिलीवरी के जो चार्जेस हैं 15 रुपए वो, और जो पार्सल का प्राइस है वो कितना है? 720, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं है, इन अदर सेंस ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है VPP, ठीक है। इसके अंदर सिंपल यही है कि आपने ऑनलाइन कोई चीज़ आपको मिली है, या फिर एक जगह से दूसरी आपने कहीं, आप कहीं और हो और आपने ऑर्डर कहीं और दिया था, और उसने आपको जब वो भेजी तो उसने उस पार्सल के पैसे पहले लिए और फिर बाद में आपको पार्सल दिया पोस्ट ऑफिस के थ्रू, दैट्स इट। मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर एक मिडल मैन का काम कर रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। मतलब जैसे हम परचेजेस की एंट्री डालते हैं ना, एग्जैक्ट वैसे ही डालनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब चले नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है? एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। पूरा जर्नल पढ़ के आगे, एडवांटेज तो पता ही चल गई होंगी अब तक, तो पूरा जर्नल पढ़ के आ चुके हो, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो पता चल ही गई होंगी, है ना। तो देखो एडवांटेज क्या हो जाती है इसकी। सबसे पहले तो डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो एरर के चांसेस नहीं होते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है। नरेशन होती है, इसलिए सारी की सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है टाइम टू टाइम, कि किस चीज़ को हमने बेचा, किसको ख़रीदा, किससे रिसीव किया, किसको दिया, कितना दिया, हर एक चीज़ हमें नरेशन के थ्रू पता चलती रहती है। ये हमें सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ओके। इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ,
कि ये सब डिविजन हेल्प्स इन डिविजन ऑफ लेबर। इट मीन्स कि जर्नल हम बना रहे हैं, ठीक है, तो जर्नल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बाकी सारे कैश बुक वगैरह अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, है ना। जैसे परचेज बुक बना दी, सेल्स बुक बना दी, अलग अलग चीज़ें हम बनाते हैं। तो वो जो अलग अलग चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो हमारी लेबर को हेल्प करती है, जो मतलब जो अकाउंट्स हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको हेल्प करती है कि वो डायरेक्टली इसके अंदर से एंट्री उठाए और उसके अंदर डायरेक्टली पोस्ट कर दें। मतलब ये हमारा टाइम सेव करती हैं, हमारे एफर्ट सेव करती हैं, और साथ में हमारे लेबर को कम काम करना पड़ता है इसके कारण, ठीक है। वो डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर भी हेल्पफुल होती है कि एक लेबर परचेजेस की बुक बना देगी, एक सेल्स की, एक सेल्स रिटर्न की, एक परचेज रिटर्न की, ठीक है, एक बिल रिसीवेबल, एक बिल्स पेबल, इस तरीके से, ठीक है। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर हेल्प करती है, टाइम सेव करती है, एफर्ट सेव करती है, ठीक है। लेजर का एक बेस होती है कि इसके बाद आपका लेजर बनेगा। और फॉरवर्डिंग ऑफ बैलेंसेस की एक, इसके अंदर जितने बैलेंसेस आते हैं वो आप दूसरी बुक्स के अंदर फॉरवर्ड करोगे, या फिर आप नेक्स्ट ईयर के अंदर नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग एंट्री में फॉरवर्ड करोगे, ओके। इसके अलावा रिलायबल एविडेंस हो जाता है कि आप जर्नल दिखा के भी उसको एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हो कि हमारे पास जर्नल है, आप हमारा जर्नल देख लो, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, हमारी सारी एंट्रीज बिल्कुल सही हैं, हमने हर एंट्री को सही तरीके से पास किया है। कभी कोई केस हो जाता है कंपनी पे, तो हम जर्नल को भी एज अ एविडेंस शो कर सकते हैं, ओके। तो यानी कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आपने धोखाधड़ी की है तो वो हमें हमारे ऊपर केस कर देंगे, हमें वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेके, ओके। इसके बाद आपका ओनली अल्टरनेटिव कि जर्नल जो होता है वो मिसलेनियस अलग अलग तरीके की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, रेक्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज जिनके लिए कोई और बुक सुटेबल नहीं होती है, वो सारी के सारे एंट्रीज भी हमारे किसके अंदर आ जाती हैं, जर्नल के अंदर आ जाती हैं। इसलिए ये एक सिर्फ इकलौता ऐसा अल्टरनेटिव है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी जैसे परचेज बुक है उसके अंदर सिर्फ परचेजेस रिकॉर्ड करनी है, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करनी है, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न, सेल्स बुक में सेल्स रिकॉर्ड करनी है, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन करनी है, जितनी अभी सब्सिडियरी बताएं उसके अंदर सिर्फ क्रेडिट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, रेक्टिफिकेशंस होती हैं, वो हम जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो इसका फ़ायदा हो गया, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या? सबसे पहले तो जब हम सारी चीज़ें ही जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हैवी, बल्कि हो जाएगा साइज़ के अंदर, जिसके कारण ये हमारा टाइम कंज्यूम करेगा पोस्टिंग करने में। यानी अगर हमें लेजर में पोस्टिंग करनी होगी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। डिफ़िकल्टी इन असरटेनिंग डेली कैश बैलेंस, इसका मतलब आ जाएगा कि आपने अगर डेली ये कैलकुलेट करना है आपने कितने का कैश रिसीव किया, कितना आपने उधार दिया, कितना उधार लिया, या कितने आपने पे करने हैं, मतलब सारी चीज़ें आपने कितना पे कर दिया, जितनी भी चीज़ें आपने असरटेन करनी होगी कैश से रिलेटेड वो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेजेस भर चुके होंगे उसके, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे कि सब्सिडियरी बुक है, कैश बुक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल होता है कि इसके अंदर हमने सब्सिडियरी बुक में सिर्फ क्रेडिट की डालनी है, कैश बुक में हमें सिर्फ कैश की डालनी है, बट जर्नल के अंदर हम हर तरह की ट्रांजेक्शन डाल देते हैं, हर तरह की। तो इसलिए इसके अंदर कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण हमारा टाइम भी वेस्ट होता है आगे जब हम पोस्टिंग करते हैं। तो अगर एक चीज़ और डिफ़िकल्ट इन लोकेटिंग अ ट्रांजेक्शन की, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर से ढूंढनी है, मैं आपको बोल दूं कि ये वाली ट्रांजेक्शन ढूंढो कि हमने मधुराई एंड कंपनी को कब सेल्स की थी टेलीविज़न की 30,000 वाली, हमने 30 टेलीविजन्स कब बेची थी,
तो आप क्या करोगे कि मैम हम कहाँ ढूंढे, हमें याद नहीं है ऐसे, ठीक है, तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए इससे हम एक ट्रांजैक्शन को लोकेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा टफ होता है उसे लोकेट करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ जर्नल एंट्री में क्या है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आपको ये चीज़ दी जा सकती है कि आपको एक जर्नल एंट्री दे दी जाए और आपको उसके अंदर नरेशन सही दी जाए, लेकिन आपको जर्नल एंट्री गलत दी जाए और आपको बोला जाए कि आपको जर्नल एंट्री को करेक्ट करना है। ये चीज़ भी आ सकती है, स्पेशली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स, मतलब पंजाब बोर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जनरली नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है। मे बी शायद यूनिमिक्स पंजाब बोर्ड में ही है और सीबीएसई में आई थिंक पंजाब में ही है और कहीं शायद नहीं है, यह हरियाणा साइड होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि बच्चे को गलत एंट्री दे दी जाती है और उसे बोला जाता है आप इसको सही करके लिखो, ठीक है। पहली चीज़ ये हो जाती है इंटरप्रिटेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज के अंदर, यही है कि किस तरीके से बच्चे को बेटर और स्ट्रेंथ दी जाती है कि आप और किस तरीके से अपनी एंट्री को, जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके लिए पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी है कि सिर्फ नरेशन दी जाती है, जैसे अभी ऊपर मैंने बोला था ना कि जो चीज़ें हैं ऊपर लिखी हुई हैं, जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दी होती है, ट्रांजेक्शन दी होती है, आपको उसकी जर्नल एंट्री बनानी होती है ना। तो वही ट्रांजेक्शन आप एज इट इज़ नरेशन में उतारोगे आगे बीइंग लगा के, है ना। तो क्या किया जाता है कि बीइंग लगा के आपको पहले ही नरेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि नरेशन पढ़ के जर्नल एंट्री पास करो। एक ये वो भी आ सकती है, मतलब ये इंटरप्रिटेशंस भी आ सकते हैं। इसके बाद आ जाती है कि आपको जर्नल एंट्री भी दी है, नरेशन भी दी है और आपको ये बोला जा सकता है कि आप ट्रांजैक्शन लिखो, मतलब ऊपर जो क्वेश्चन की लाइन होती है ना ट्रांजैक्शन, वो लिखो। मेरे को तो कभी आई नहीं, तुम लोगों को आ सकती है बेशक। मेनली ये सीबीएसई में ही आती है, पंजाब बोर्ड में नहीं आती, स्टेट बोर्ड में नहीं आती ज़्यादातर। स्टेट बोर्ड में नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आता है, सीबीएसई के अंदर थोड़ा टफ डालने के लिए, उसका लेवल हार्ड करने के लिए, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है ना उसका कंपटीशन, तो इसीलिए उसके अंदर थोड़ा टफ डाला जाता है एग्ज़ाम। इसके बाद आपको चौथा दिया जा सकता है कि आपको नरेशन दे दी, ट्रांजेक्शन दे दी, लेकिन आपको डेबिट या क्रेडिट कोई एक आइटम मिसिंग दे देते हैं। जैसे आपकी क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो आपको सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट दे देंगे, परचेजेस अकाउंट खाली, कि आप इसको फिल करो, जस्ट लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये होती है आपकी इंटरप्रिटेशन कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन लिखी आ सकती है, एक सिर्फ नरेशन लिखी आ सकती है, एक सिर्फ डेबिट साइड लिखी आ सकती है कि डेबिट ये आप क्रेडिट लिखो, नरेशन और ट्रांजैक्शन आपको दी हो सकती है, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री नरेशन दिया, आप वो कहते हैं आप इसकी ट्रांजैक्शन लिख के दे दो हमें, या सिर्फ एक नरेशन आ सकती है और गलत जर्नल एंट्री हो सकती है, आपको उसे सही करके लिखना हो, ठीक है। ये 5 कंडीशंस होती हैं, इनमें से कोई भी आ सकती है, किसी भी तरीके से आपका सम आ सकता है। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन 30 रिवाइज कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन 30 रिवाइज करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसके साथ आपका जर्नल सारा हो गया खत्म, ठीक है। अब जर्नल जब भी पढ़ के जाओगे यहीं से पढ़ के चले जाना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर कवर किए, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कवर किए, ठीक है। अब मेन चीज़ सबसे ज़्यादा, अटेम्पटेशन ऑफ थ्योरी कैसे करनी है। आपको कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले मान लो आपको आउटस्टैंडिंग और एक्यूर्ड एक्सपेंसेस, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस पूछ लिया। एक्सप्लेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैसे एक्सप्लेन करोगे? आउटस्टैंडिंग का मीनिंग, प्रीपेड का मीनिंग, खत्म बस, कि मैम हमें और आता ही नहीं है, नहीं। सबसे पहले एक्सपेंसेस का मीनिंग डालोगे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग डालोगे,
ओके, पहले एक्सपेंसेस का मीनिंग डालोगे, फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट डालोगे। व्हेन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, एक आउटस्टैंडिंग, एक प्रीपेड, जो अभी आपको पूछे गए हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेडिंग डालोगे, फिर उसका मीनिंग दोगे, फिर उसके अंदर फॉर एग्जांपल देके आप एक एग्जांपल लोगे कि हमने लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस थे वो अभी तक ड्यू हैं, ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री आ जाएगी। और फिर आप लिखोगे इफ वी रिसीव्ड दीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देन द जर्नल एंट्री ऑफ इट वॉज, फिर उसकी जर्नल एंट्री डालोगे। फिर वैसे ही आप प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग लिखोगे, फिर फॉर एग्जांपल लिखोगे, फिर अगर ठीक है उसको तो आप पहले पे कर ही देते हो ना, तो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो, उसके अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद एंड में आप कंक्लूजन दोगे, ठीक है। तो ये होता है एक तरीका पेपर को अटेम्प्ट करने का। इस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की आप फीचर्स लिख सकते हो कि ये पास्ट में अक्कर होती हैं और हम बाद में इसे पे कर सकते हैं कभी भी। एंड ये हमारी एक लायबिलिटी होती है, हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं, ठीक है। आप इसकी प्रेजेंटेशन बता सकते हो कि जब हम इसे जर्नल में शो करते हैं तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, क्या होता है, और जब हम इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं लायबिलिटी साइड आती है, ठीक है। और प्रीपेड का कि वो एसेट साइड आती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, सब कुछ, ठीक है। आपको जितना भी पता होगा ना सब कुछ लिख देना, बट स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको जो चीज़ पूछी गई है, लाइक आपको एक्सपेंसेस पूछे गए हैं, इनकम पूछी गई है, आपको लेजर का पूछा गया है कि आप लेजर में कैसे पोस्टिंग करोगे जर्नल की, जर्नल का मीनिंग देना है, लेजर का मीनिंग देना है, फिर उसके अंदर बताना है कि उसके अंदर हम पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं, है ना। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल जरूर देके आना। अकाउंट्स के अंदर आपको थ्योरी के अंदर फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप साथ में हर क्वेश्चन के एक एग्जाम्पल देके आओगे। इसलिए कह रही हूँ प्रैक्टिस करो बार बार, खुद का एक सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा तैयार कर लो कि उसके अंदर आप अच्छे से एग्जाम्पल देके आ सको। आपको जर्नल आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल। जर्नल, आपको एक जर्नल वर्ड आ गया, पूरा आपको जर्नल इतना पढ़ा दिया, कुछ भी लिख के आ जाओ। जर्नल का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके बाद उसकी कुछ वो दे आओ, एंट्रीज दे आओ, देयर आर सम एंट्रीज ऑफ जर्नल। उसके बाद उसका परफॉर्मा दे के आ सकते हो, फिर जर्नलाइजिंग दे के आ सकते हो कि हम जर्नल के अंदर एंट्री किस तरीके से पास करते हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद आप एंड के अंदर ये भी दे के आ सकते हो कि हम जर्नल को एक ओरिजिनल एंट्री की बुक क्यों कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम क्यों कहते हैं जर्नल को। उसका परफॉर्मा दे दिया, परफॉर्मा को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप उसकी कुछ एंट्रीज दे दो, उस एंट्रीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज दे दो, ओपनिंग एंट्री दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। थोड़ी बहुत एंट्री लिख के आ गए, फिर उसके बाद ये लिख सकते हो कि ये एक अल्टरनेटिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सारी हर तरह की ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं। फिर एंड में कंक्लूजन दे दो। मैं कहती हूँ अगर आपको एक जर्नल आ गया ना, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल, लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स मिलने पक्के हैं क्योंकि इतनी नॉलेज आप ले चुके हैं ना अभी जर्नल की, अनलिमिटेड। तो थ्योरी को अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने बता दिया कि जर्नल की थ्योरी आ गई, उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी थ्योरी भी बता दूंगी कि किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। मेन थ्योरी के अंदर मार्क्स पाने का क्या तरीका है, मीनिंग, डेफिनेशन, जो चीज़ पूछे उसको एक्सप्लेन करो। कैसे एक्सप्लेन करना है, पहले थ्योरी में एक्सप्लेन करो, फिर प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करो। पहले मीनिंग वगैरह दे दो कि सारा एक्सप्लेन कर डालो उसको, फिर उसके बाद उसके फीचर्स दे दो, जितनी थ्योरी लिखनी है लिख लो। एंड में उसका फॉर एग्जाम्पल लिख के उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है। सपोज लिखकर, सपोज वर्ड लिखकर कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं या वैसा वैसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ लिख दिया। एंड देन आप उसके अंदर ये चीज़ लिख रहे हो कि तो हम इसकी जर्नल एंट्री ऐसे पास करेंगे, अगर ये गलत होगी, जैसे अब रेक्टिफिकेशन है कि अगर ये गलत होगी तो हम इसको ऐसे रेक्टिफाई करेंगे, फिर इसके अंदर ये लिखेंगे और इसकी नरेशन लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिख के आना है, मेन चीज़,
सबसे ज़रूरी एग्जाम्पल लिख के आना। जिस बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं लिखा उसकी थ्योरी में नंबर कटेंगे ही कटेंगे। मुझसे आज लिखवा लो, एक एग्जाम्पल दे के आना, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जितना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे उतने आपके पास एग्जाम्पल होंगे, खुद बना लोगे आप एग्जाम्पल। आपसे एक चीज़ पूछी गई है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होती है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वही होती है लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो अब तक पे नहीं की गई है, यानी एक्सपेंसेस जो अभी तक पे नहीं किए गए हैं, आप उसके अंदर बता सकते हो कि एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। वो क्रेडिटर्स आ सकते हैं जो कि हमने अभी तक जिनकी अमाउंट पे नहीं की है, ठीक है, सब कुछ आ सकते हैं। तो आपको आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आप उसके अंदर एग्जांपल देके आ जाओ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम किसको कंसीडर करते हैं, सब कुछ जो जो चीज़ आपको पता है आप सब कुछ उसके अंदर लिख दो। फिर मुझे बताओ, मैं भी देखती हूँ कैसे कैसे आपको मार्क्स नहीं मिलते, फिर भी मार्क्स कटते हैं। तो बताओ, मैं और बेटर तरीका लेके आऊँगी, मैं और अच्छे से बताऊँगी, मैं सारी थ्योरी फिर कराऊँगी। मैं बताऊँगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपके एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आए तो वो मेरे को बताओ कि मैम ये क्वेश्चन आया था नया एग्जाम में, हमारी बुक में नहीं है, ये बताओ। मैं वो बताऊँगी आपको, मैं नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लेके आऊँगी। बट बताओ तो सही, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो, कोशिश तो करो कुछ करने की। ठीक है, अच्छे से करके आना। जनरल कंप्लीट कर लिया, अब अगले नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई विल ट्राई टू स्टार्ट ट्रायल बैलेंस एंड डेप्रिसिएशन। ओके, ट्रायल बैलेंस और डेप्रिसिएशन ये दोनों चैप्टर हम चलाएंगे साथ साथ। कभी ट्रायल बैलेंस की वीडियो आएगी, कभी डेप्रिसिएशन की आएगी। और मे बी आई ऑल्सो स्टार्टेड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैं अलग अलग चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो, मुझे भी ना हो। और अगर मैं एक ही चैप्टर स्टार्ट करती हूँ ना तो एक ही बच्चे को फ़ायदा होता है, ठीक है। बाकी बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं कि हमारा सिलेबस हो गया बट अभी तक वो आई नहीं है वीडियो। सो आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग कि हर बच्चे तक उसकी वीडियो पहुँचे, वो वाली वीडियो पहुँचे जिसकी उसे ज़रूरत है। तो जौन सा चैप्टर आपको चाहिए मुझे बता देना, मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करती जाऊँगी। ट्रायल बैलेंस डेप्रिसिएशन की मेरे पास आ चुकी है रिक्वेस्ट, मैं वो दोनों तो कर ही रही हूँ। और कोई चैप्टर चाहिए तो बता दो, वो भी कर दूँगी। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा। अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम, ठीक है। तो वो नया चैप्टर सीखने के लिए आपको ये वाला सारा अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जल्दी स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर।